देख रहे हैं IBN 7 की खास पेशकश बजट वाले बाबू मेरी इनकम बढ़ा दे। पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि रियल एस्टेट की हालत ठीक नहीं है और मकान सस्ते होने वाले हैं, लेकिन ये सस्ते वाला मकान आज तक नहीं मिला। देश भर में आज 65 लाख घरों की आवश्यकता है, जबकि अकेले दिल्ली NCR में 11 लाख फ्लैट्स के खरीदार ही नहीं हैं। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, एक आशियाना ढूंढता है। ऐसा ही एक आशियाना तलाश रहे हैं दिल्ली के रविंद्र शर्मा। एक मल्टीनेशनल में एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद अपना घर खरीदना रविंद्र के लिए बड़ा सपना है। सेटल होने के लिए घर होना जरूरी है, मगर प्राइवेट नौकरी में इनसिक्योरिटी काफ़ी होती है। ऐसे में घर सोच पाना थोड़ा मुश्किल है। ऊपर से बजट, होम लोन, EMI, अगर 20-25 लाख में मकान मिल जाए तो मेरे लिए फैसला कर पाना थोड़ा इजी होगा। सस्ता मकान भारत में गरीब और मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि भारत के शहरों में करीब 50 लाख मकानों की जरूरत है। इसमें 90% जरूरत सस्ते मकानों की है। हालांकि सस्ते मकान शहरों से दूर बन रहे हैं और वहाँ भी सुरक्षा, यातायात और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ऐसे ज्यादातर निर्माण में नए बिल्डर शामिल हैं, जिनके कामकाज में गड़बड़ियों की शंका बनी रहती है और इसका असर बैंकों से मिलने वाले कर्ज पर भी पड़ता है। तो आज हमको करीब 50 लाख घर की हर साल ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 90% जो है वो मिडिल इनकम यानी अफोर्डेबल हाउसिंग के ग्रुप में ज़रूरत है। जो ज़मीन की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी हाई प्राइसेस में है, तो इसकी वजह से बिल्डर्स को शहर से दूर थोड़ा 100-50 किलोमीटर दूर जाके लैंड परचेज करना पड़ता है। तो ऐसे में उसको अपने प्रोजेक्ट सेल करने में काफ़ी दिक्कत आती, क्योंकि कस्टमर वहाँ पे जाना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि नए बिल्डर्स का भी बहुत ज़्यादा आजकल नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जिसपे कि कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप हो पाता है, तो वो उन प्रोजेक्ट्स को नहीं खरीदते हैं। कंज्यूमर के पास भी पूरे पेपर्स नहीं होते हैं, उनको जो है लोन की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वो NBFCs के पास उनको जाना पड़ता है, जिसपे उसको मार्केट के इंटरेस्ट रेट से 1 या 2% हायर पे लोन लेना पड़ता है। सस्ते घर की दरकार गरीब आदमी को है, जिसे बैंक का लोन नहीं मिलता, जबकि नॉन बैंकिंग लोन काफी महंगे होते हैं। कुछ यही हाल सरकारी योजनाओं का भी है। जबकि पिछले साल सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीमों को CSR के तहत लाने का भी ऐलान किया था, लेकिन अब तक उसका कोई असर नजर नहीं आया है। एक घर खरीदने के लिए आप लोग 35% टैक्स अलग अलग रूप में चुकाते हैं। देश की GDP में हाउसिंग सेक्टर का योगदान करीब 6% का है, मगर ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कोई कानून ही नहीं है। देश भर में इस वक्त करीब 2 करोड़ फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, मगर खाली पड़े हैं। ऐसे में बड़े बड़े विज्ञापनों और ब्रांड एम्बेसडर्स के सहारे ग्राहकों को लुभा रही रियल एस्टेट कंपनियां घर के साथ फर्नीचर, टीवी से लेकर कई आकर्षक वित्तीय योजनाओं का लोभ दे रही हैं। लेकिन घर की बुकिंग करवाने के बाद से ही ये आकर्षण कई बार पोजेशन पाने के संघर्ष में तब्दील हो जाता है। हम लोगों ने ये फ्लैट 2009 में बुक कराए थे और एज पर द एग्रीमेंट इनिशियली 36 मंथ में इनको डिलीवर करना था, तो 36 मंथ 2012 में हो जाते हैं। 2012 में इसकी बेसिक काम भी नहीं हुआ था और जब से हम अप्रोच कर रहे हैं और आज तक ये डिलीवर नहीं हुए हैं। मुझे EMI पे करनी पड़ रही है हर महीने, मुझे रेंट देना पड़ रहा है, मुझे इनकम टैक्स में इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पोजेशन के बाद ही मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी रियल एस्टेट कंपनियां अपने खरीदारों को धोखा दे रही हैं, मगर प्रोजेक्ट्स में 1 साल से लेकर 5 साल तक की देरी एक आम सी बात हो गई है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ग्राहकों की कई परेशानियां इस सेक्टर से जुड़ी मुश्किलों की ही देन है। मसलन एक घर की कुल कीमत का 30 से 35% हिस्सा महज फीस और टैक्स के रूप में सरकार लेती है। एक इमारत बनाने के लिए बिल्डर को करीब 40 तरह की सरकारी मंजूरियां लेनी पड़ती हैं।
इसकी वजह से तमाम किस्म का भ्रष्टाचार है और घर की कीमत तथा निर्माण के समय पर इसका असर पड़ रहा है। डेवलपमेंट कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि बिल्डर के पास निवेश के लिए पैसों की तंगी बनी रहती है। वहीं इस सेक्टर में स्किल्ड लेबर की भी कमी है, जिसका असर क्वालिटी और समय पर पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या होता है लैंड एक्विजिशन की, जो गवर्नमेंट को बेसिकली इंश्योर करना है जो भी लैंड उसने बिल्डर को दे रहा है वो लैंड शुड हैव ए क्लियर टाइटल। जब तक टाइटल क्लियर नहीं है तो बिल्डर वो पेपर को भी शो नहीं कर सकता है और वो उसका जो नुकसान वो अल्टीमेटली कस्टमर को होता है। कन्वर्जेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं हमारे को बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं। उसके लिए कोई सिंगल विंडो सर्विस हमारे को अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। बिल्डर्स की अपनी समस्याएं अपनी जगह वाजिब हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नुकसान खरीदार उठाए। सरकार इसके लिए बजट सेशन में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल पास करवाने की बात कह रही है। इसके प्रमुख प्रावधानों के मुताबिक हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, जो ग्राहक और डेवलपर के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करेगी। खरीदार से वसूले गए पैसे का 70% डेवलपर एक अलग अकाउंट में जमा कर उसका इस्तेमाल सिर्फ निर्माण कार्य के लिए करेगा। इसमें तमाम नए प्रोजेक्ट्स, डेवलपर्स और रियल एस्टेट दलालों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। वहीं ये संस्था रियल सेक्टर में व्याप्त काले धन, प्रोजेक्ट्स की देरी, जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर देखरेख करेगी। इन्होंने रजिस्ट्रेशन का जो रूल रखा है वो ये रखा है कि 1000 स्क्वायर मीटर से जो ऊपर के बिल्डर एरिया प्रोजेक्ट बनाएंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा। तो यानी कि जो नए बिल्डर्स आते हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, तो अगेन वो डिफॉल्ट करने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। नए बिल्डर्स को ही इस रेगुलेशन में शामिल किया जाएगा, ऐसा उस बिल में लिखा है। यानी कि जो पुराने बिल्डर्स हैं या एग्जिस्टेंट बिल्डर्स हैं वो इस रेगुलेशन में नहीं आएंगे। तो उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनके द्वारा कोई डिफॉल्ट होता है तो इससे कैसे हैंडल करेगा कंज्यूमर, इसके लिए भी इस रेगुलेशन में कोई नहीं दिया गया है। बजट वाले बाबू अपने बजट सत्र में रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल को पास करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे ग्राहकों की कई तकलीफों का अंत हो सकता है। हालांकि इसके पास होने, लागू होने और कामयाब होने के बीच अभी लंबा सफर बाकी है, मगर कम से कम उम्मीद की इमारत तो बन ही सकती है। सस्ते घर का सपना देखने वालों के लिए बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री की ओर से आई। गरीब और मध्यम वर्ग को घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल जैसी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। सबको घर देने का सपना पूरा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री ने बीड़ा उठाया और पिछले बजट में वित्त मंत्री ने इसके लिए देश भर में 6 करोड़ घर बनाने का इरादा जाहिर किया। इनमें से 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनने हैं और 4 करोड़ घर शहरी इलाकों में। I proposed of setting up a mission of low-cost affordable housing, which will be anchored by the National Housing Bank schemes, which will be involved to incentivize the development of low-cost affordable housing. I propose to allocate this a sum of rupees 4,000 crores for the National Housing Bank in view to increase the flow of cheaper credit and affordable housing for the urban poor. मगर बजट में हुई इस घोषणा में अब तक क्या हुआ है, इसकी जानकारी की दरकार है। हालांकि पहले ये भी समझना जरूरी है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने जो अभी हाउसिंग फॉर ऑल का अपना एक मिशन लागू किया है, जो कि 2022 तक वो सबको घर प्रोवाइड करने की बात है। इसमें अगर हम आंकड़े की तरफ जाएं तो 11 करोड़ के मकान हमको 2022 तक ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें करीब 2 लाख हेक्टेयर की ज़मीन चाहिए। लेकिन अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो जिस तरह से हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई डिमांड का गैप है और अभी हम कुल 4 करोड़ घर पे ही खड़े हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शहरों में लगातार बन रही इमारतों को देखकर भले ही लगे कि मकान की कमी नहीं है, मगर ये भी सच है कि भारत में आज 6 करोड़ घरों की कमी है और 2022 तक ये मांग 11 करोड़ घरों की हो जाएगी। सरकार की कई योजनाओं के अलावा अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगले 7 सालों में 2 करोड़ से भी ज्यादा घर बनाने का लक्ष्य है। खास तौर पर इस योजना को महिलाएं, निम्न आय वर्ग तथा SC/ST पर केंद्रित किया गया है।
इस पूरे मिशन को पूरा करने के लिए भी उनको करीब 2 लाख करोड़ रुपए की भी ज़रूरत है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जिसे हमें अपने बजट में इस तरीके से उसको लाना होगा कि 2022 तक काफ़ी हिस्सा जो बजट में अनाउंस किया जाता है उसको वो हाउसिंग सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। नियत पर शक नहीं है, मगर ये भी तय है कि 2022 तक देश भर में जितने घरों की आवश्यकता है उतने घर बनाने के लिए जमीन से लेकर बड़े धन की आवश्यकता होगी। उससे भी बड़ी बात ये है कि सरकारी योजनाओं के लागू होने का अब तक का रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है। ऐसे में बस उम्मीद का ही सहारा है। भारत देश में शहरी आबादी सालाना 1 करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि साल 2050 तक शहरी आबादी बढ़कर 80 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में सबके पास घर हो, ये काम पहाड़ जैसा लगता है। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। पहाड़ तोड़ना हो तो एक आदमी अकेले ही तोड़ सकता है, मगर घर ऐसी चीज है जिसे बनाते बनाते अच्छों की कमर टूट जाती है। और सरकार ने तो साल 2022 तक 6 करोड़ घर बनाने का बीड़ा उठा लिया है। सबके लिए मकान या हाउसिंग फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत 2022 में जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, सबके पास पक्का मकान होगा जिसमें 24 घंटे पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा होगी। वित्त मंत्री ने पिछले केंद्रीय बजट में इसके लिए 22,407 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस योजना की सफलता पर है। हर एक सेक्टर एक सब्सिडी चाहता है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी तो जो उनका फिस्कल टारगेट है, जो पैसा उनको अपने हाउसिंग सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आती है। तो अभी हम इस तरह से इस चैलेंज को देख सकते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट को अपनी सारी इकनॉमी को लेके चलना है और हर एक सेक्टर में बूस्ट करना है, उसमें वो हाउसिंग सेक्टर को कितने हद तक एक सक्सेसफुल बना पाएंगे, ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। इसको बहुत ही सूझबूझ से उनको सारा ही फिस्कल मैटर को, जितना भी फाइनेंस है उसको हैंडल करके इसे एक मुकाम तक पहुंचाना होगा। सरकार की इस योजना पर तमाम रेटिंग एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। इन सभी रिपोर्ट्स में 2022 तक सबको मकान देने की चुनौतियों का साफ साफ जिक्र किया गया है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि साल 2022 तक भारत में करीब 11 करोड़ घरों की आवश्यकता होगी, जिन्हें बनाने के लिए करीब 2 लाख करोड़ डॉलर का निवेश चाहिए होगा, यानी हर साल करीब 250 अरब डॉलर का निवेश। जबकि देश के रियल एस्टेट में सालाना मात्र 120 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। वहीं इन घरों के निर्माण के लिए भी करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। जो भी उनको EWS या LIG के फ्लैट्स प्रोवाइड करना है, उसमें वो चाहते हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो इन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सके। लेकिन अगेन FDI की इन्वेस्टमेंट आना सिर्फ ये रूल्स इजी कर देने से नहीं होता है। FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमी के बाकी पैरामीटर्स भी देखेंगे। वो ये देखेंगे कि अगर वो यहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आगे इसका फ्यूचर क्या है, इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है। तो इंडिया जो है सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को मजबूत करके ये सोच के कि FDI के इन्वेस्टमेंट से वो अपने EWS या हाउसिंग के मिशन को पूरा कर पाएंगे, ये कहना गलत है। इंडिया को अपने बाकी सेक्टर्स पे भी, इन्फ्लेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे और GDP पे, इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी FDI पूरी तरह से आ पाएगी। सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से इस योजना को अमल में लाना चाहती है, मगर चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि भरोसा करने के लिए काम भी देखना होगा। फिलहाल तो EWS और LIG हाउसिंग के लिए ठोस नीतियों की कमी है। ऐसे में वक्त के साथ जमीन और कंस्ट्रक्शन के दाम भी बढ़ेंगे, जबकि लाल फीताशाही के चलते प्रोजेक्ट्स के पूरे होने में भी 6 से 8 साल लेकर चलना होगा। तो बजट वाले बाबू के बक्से में से आपके लिए घर जरूर निकले, इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। लेकिन 29 फरवरी तक देखना ना भूलें हमारी खास पेशकश बजट वाले बाबू मेरी इनकम बढ़ा दे। वहीं 25 फरवरी तक जरूर देखें रेल बजट पर हमारी खास सीरीज शुभ यात्रा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए IBN 7।